नमस्कार। हमारे खास शो आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। खबर वो होती है जो सच दिखाए, वो भी विश्वसनीयता के साथ। राजनीतिक हलकों में चल रही गहमा गहमी हो या फिर सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबर, आज का एजेंडा में हम बात करते हैं उन खबरों की जो रहती हैं सुर्खियों में पूरे दिन भर। अगले आधे घंटे में मेरे साथ देखिए वो खबरें जो हैं आपके लिए अहम और सेट करेंगी आज का एजेंडा। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य में सरकार के प्रमुख के तौर पर 20वें वर्ष में किया प्रवेश। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की ली थी शपथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के कुशल, प्रभावी और सुधारवादी प्रशासन की सराहना। जेडीयू के साथ सीट समझौते के ऐलान के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 27 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। भाजपा 121 और जेडीयू 115 और हम 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए ने कहा, विकास के नाम पर मांगेंगे वोट। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह हिल काउंसिल चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन। 22 अक्टूबर को होगा मतदान। कोरोना महामारी के दौरान देश का पहला चुनाव। और भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर से लेकर हिमालय क्षेत्र तक चीन की बढ़ती गतिविधियों के खिलाफ आपस में समन्वय से काम करने पर जताई सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुक्त, खुले और समग्र हिंद प्रशांत क्षेत्र पर दिया जोर। तो आज का एजेंडा में सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खबर की जो इस वक्त सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले गुजरात और फिर देश के शीर्ष नेतृत्वकर्ता के रूप में 20वें साल में प्रवेश करने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आलेख लिखा है। आलेख के शुरुआत में 7 अक्टूबर 2001 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तब से लेकर उन्होंने कभी भी सरकार के प्रमुख में कोई चुनाव नहीं हारा। ये बार बार उनका लोगों के विश्वास जीतने की जो क्षमता है उस भाव को दर्शाता है। नड्डा ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिजली क्षेत्र में सुधार कर राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंचाई और अब प्रधानमंत्री के तौर पर हर गांव और घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। साथ ही 2003 में वाइब्रेंट गुजरात निवेशक शिखर सम्मेलन शुरू कर दुनिया भर के निवेशकों के बीच प्रसिद्ध हुए। इस तरह प्रधानमंत्री के रूप में देश में रिकॉर्ड एफडीआई को सुनिश्चित किया गया। गुजरात मॉडल के बारे में सभी जानते हैं, वो किसी उदाहरण के लिए मोहताज नहीं और इसके तहत अर्ध सूक्ष्म जो क्षेत्र हैं और बुनियादी ढांचे की अगर विकास की बात की जाए तो राज्य ने कृषि में बम्पर वृद्धि देखी। उसी तरह प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दशकों बाद किसानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। साथ ही देश में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुजरात के कन्या केलवानी कार्यक्रम का ही यह विस्तार है और इसी तरह से स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, सभी के लिए आवास कार्यक्रम के लिए विशिष्ट लक्ष्य बनाए गए। सभी के लिए पीने का योग्य पानी या किसानों की आय दोगुनी करना भी इन सब में शामिल रहा, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाकर जो तमाम जनता है उसको अपने साथ जोड़ा, लोगों को अपनी सब्सिडी को छोड़ने के लिए प्रेरित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और लोगों ने स्वैच्छिक तौर पर सब्सिडी छोड़ी भी है। पीएम की अपील कभी जाति, समुदाय, वर्ग और क्षेत्रीय विचारों के बंधन से नहीं बंधी होती और सबसे अहम यह है कि विकास से जुड़ी होती है। वह भारत की महानता के उद्देश्य के लिए पूरे देश के लोगों को एकजुट करते हैं कि कैसे सबको साथ लेकर चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी और कर्मठ व्यक्ति हैं। देश के लिए उनके पास विशाल दृष्टि है। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पीएम के पास
सटीकता है, दृढ़ता है, जिसके साथ लगातार वो आगे बढ़ते हैं। उनकी दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक होगी, जिसका आह्वान वो लगातार हर देशवासी से कर रहे हैं। 7 अक्टूबर, जिस तरह से हमने बताया कि 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली थी। और सबसे अहम है, आज की जो ये तिथि है वो अपने आप में राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होती है, क्योंकि 2 दशकों का अगर देखा जाए पूरा हिसाब किताब, तो एक भी चुनाव नहीं हारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का विश्वास जीता है। हमेशा से रिफॉर्मिस्ट जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कैसे परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म पर चलते हुए उन्होंने तमाम जो नीतियां हैं उनको कैसे लोगों के बीच लेकर जाया जाए, कैसे लोग उसके साथ जुड़े। जिस तरह से हमने आपसे बोला कि वाइब्रेंट गुजरात 2003 की अगर हम बात करें, तब लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक सम्मेलन है वो तक नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने राज्य के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने इसकी शुरुआत की। और आइए आपको इसी से जुड़ा एक वीडियो भी हम दिखाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और इसी पूरी बड़ी खबर पर जो आज का एजेंडा सेट कर रही है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, जिस तरह से जेपी नड्डा ने ये जो लेख लिखा है, ये इशारा करता है आज की जो ये तारीख है वो राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार गुजरात के, और शपथ ली थी, एक लंबा 2 दशकों का दौर देखा है प्रधानमंत्री ने और कोई चुनाव वो नहीं हारे। अपने आप में ये दर्शाता है, ये बानगी है लोगों का जो विश्वास है उनके प्रति, उसको लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और ये 2 दशक एक तरह से कह सकते हैं सेवा और समर्पण की कहानी है। ये 2 दशक एक तरह से देश का आधार मजबूत करने, देश को एक नए भविष्य की तरफ ले जाने की कहानी है। और प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का इनका कार्यकाल मिला दिया जाए तो पूरे देश में सबसे लंबे समय तक एक तरह से प्रशासन संभालने वाले वो व्यक्ति हैं। अगर उनके बाद कोई व्यक्ति आता है तो जवाहरलाल नेहरू हैं। 6900 से ज्यादा दिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल बिता चुके हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू सिर्फ 6100 दिनों तक के लिए करीब वो प्रधानमंत्री रहे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं, और ये जो 2 दशकों का सफर उन्होंने जो कुछ भी देश को दिया, जो कुछ भी उन्होंने अपने राज्य को दिया, उसकी वजह से, और बार बार जो चुनाव हुए हैं, जो एक बड़ा विराट जनादेश उनको मिला है, तो किस तरह से उन्होंने देश की समस्याओं को दूर किया है, देश के आम जनता को समझा। और सबसे बड़ी बात जो जेपी नड्डा जी ने भी अपने लेख में लिखा कि उन्होंने भारतीयों की ताकत, भारतीयता की ताकत उसको पहचाना है, उस ताकत को जन आंदोलन, विकास का जन आंदोलन, सफाई का जन आंदोलन बढ़ाते हुए वो आगे बढ़े। आप याद कीजिए, जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, आज का दिन ही था 7 अक्टूबर को, और उसके बाद 100 दिनों के भीतर एक विपरीत परिस्थितियां थी। उस दौरान वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 100 दिनों के भीतर ही गवर्नेंस का जो मॉडल उन्होंने लॉन्च किया, जिस तरह से वो एक क्विक लर्नर थे, तेजी से उन्होंने तमाम चीजें सीखी, ब्यूरोक्रेसी की जो बाधाएं थी उसको उन्होंने हटाया। जो बड़े रिफॉर्म्स करने में कई चीजें थी, पॉलिटिकल चिंताएं होती हैं लोगों को, कई बार अपने साथ के लोगों का भी सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन उसको उन्होंने आड़े नहीं आने दिया। देश हित के लिए, बड़े सुधारों के लिए उन्होंने। और सुधाकर, क्योंकि ये जो आपने बात कही, मैं इसी से आगे इस पूरी चर्चा को ले जाना चाहती हूँ कि कैसे आपने कहा परफॉर्म, और ये जो 3 शब्द हैं ये प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है, और उनकी तमाम नीतियों में जो उनकी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसमें भी नजर आते हैं। परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड रिफॉर्म। और एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पर जो छवि उन्होंने वैश्विक पटल पर भी एक मजबूत छवि के साथ भारत को रखा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप उदाहरण ले लीजिए, सैकड़ों उदाहरण है। सरदार सरोवर डैम की बात होती है, 4-5 दशक पहले उसकी नींव रखी गई, उसकी कल्पना की गई, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से, इच्छा शक्ति के अभाव में वो पूरा नहीं हो पाया। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बेझिझक बेलाग, और जब उनको कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से संपर्क करना था, उन्होंने संपर्क साधा, उनको एक तरह से एक पेज पर लेके आया। हमको पता है कि सरदार सरोवर डैम आज किस तरह से गुजरात की और एक तरह से देश के अन्य राज्यों की भी खुशहाली का कारण बन रहा है। पानी जैसी समस्या गुजरात में हुआ करती थी, किस तरह से नहरों के जाल के जरिए और सूक्ष्म तरीके से उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। उदाहरण दिया जाता है ज्योति ग्राम योजना का, उनके गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 24 घंटे 7 दिन बिजली देने की उनकी ये योजना शुरुआत उन्होंने की थी। स्थानीय स्तर पर एक तरह से कह सकते हैं मोटिवेटेड विरोध उनका शुरू हुआ, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी और उन्होंने गुजरात को एक सरप्लस पावर स्टेट बनाया। वही इस योजना एक तरह से उन्होंने केंद्र में भी रेप्लिकेट की, जब सौभाग्य योजना के जरिए उन्होंने देश के तमाम गरीबों के घर में बिजली पहुंचाई है। तो इस तरह की जो तमाम योजना है, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या देश के मुख्यमंत्री के तौर पर, आज जब हम प्रधानमंत्री के तौर पर आज जब हम बात कर रहे हैं कि 1 रुपया अगर केंद्र से चलता है तो 1 रुपया पूरा गरीब के खाते में पहुंचता है, और करीब 13.25 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए गरीबों के खाते में पहुंचे हैं। 41 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, ये अकाउंट गरीबों के अकाउंट है, ये अकाउंट महिलाओं के अकाउंट है। और एक तरह से जो बुनियादी मुद्दे हैं, और सिर्फ इसका इस्तेमाल किस तरह से किया, आप देख सकते हैं, सफाई की बात हो जिसको उन्होंने एक जन आंदोलन बनाया, तो या फिर गिव इट अप का उन्होंने एक नारा दिया। भारतीयों को एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि सब्सिडी, एक राजनीतिक तोहफे के तौर पर सब्सिडी को देखा जाता था। सब्सिडी छोड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया और करोड़ों लोग इसमें साथ दिया उनका, लोगों ने। तो एक अलग तरह की राजनीति, रिफॉर्म की राजनीति, देश को आगे ले जाने की जो राजनीति है, जिसमें देश हित सबसे सर्वोपरि था उनके लिए, 2 दशकों का उनका ये सफर दिखाता है। और बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ खबर ऐसी जिस पर दिन भर चर्चा हो सकती है, तभी हमने इसे आज के एजेंडे से इसकी शुरुआत की है, लेकिन जाने से पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच है, इसीलिए वो अलग और अनूठे तरीकों से काम करते हैं। दूरगामी सोच ये थी कि जब 2003 की अगर बात की जाए, वाइब्रेंट गुजरात का जब उन्होंने वहां शुरुआत की, तब राष्ट्रीय स्तर पर भी निवेशक सम्मेलन नहीं हुआ करते थे। तो अपने आप में आर्थिक लिहाज से कैसे राज्यों को जोड़कर समन्वय बिठाना है, कैसे निवेश को राज्यों से लेकर देश तक लेकर जाना है, ये इस सोच के साथ वो बहुत पहले ही इसके दूरगामी परिणाम सोच चुके थे। जी बिल्कुल, और ज्यादा समय नहीं हुआ था उस वक्त उनको मुख्यमंत्री बने हुए। और आप देखिए कि उस समय लोगों ने काफी उनका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आज एक तरह से सिनोनिम है गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। और हम जानते हैं कि तमाम राज्य इस उदाहरण को दोहरा रहे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी का शासन हो। और हमने देखा कि किस तरह से गुजरात में वो समृद्धि, रोजगार का दौर लेकर आया वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन। और आज देश की जब बात होती है तो रिकॉर्ड एफडीआई जो आ रहा है बीते 5-6 वर्षों में, कोरोना काल में बाकी दुनिया में ये चीजें थमी थी, लेकिन भारत में रिकॉर्ड एफडीआई आया। तो एक तरह से वो उनका जो भरोसा था तमाम चीजों को, ना सिर्फ एक तरह से देश को नए जमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर जरूरत है तो उसकी बात, तो जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जिसमें जो अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको किस तरह से सशक्त बनाना है, उसकी सोच, उसकी चिंता। बिल्कुल, और इसीलिए शायद इसीलिए वो लगातार, बिल्कुल सुधाकर, इसीलिए हमेशा से वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक के तौर पर काम करता हूं, और इसीलिए सरकार के प्रमुख के तौर पर आज वो 20वें वर्ष में उन्होंने एंट्री की है। और एक कुशल प्रशासक के रूप में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वो अपने आप में उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति को लेकर। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है, राज्य में सियासी रंग चढ़ने लगा। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 27 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कल एनडीए ने भी विधानसभा चुनावों के लिए बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया। एनडीए ने कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने सीटों का ऐलान कर दिया। तो वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। तो कुल 27 उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में है, जो पहली सूची जारी की गई है भाजपा द्वारा। कुल 27 उम्मीदवारों के नाम है। बीजेपी की पहली सूची की अगर बात की जाए तो उसमें 5 महिला प्रत्याशी हैं जिनके नाम हैं। और बिहार के चर्चित राजनेता दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी श्वेसी सिंह को जमुई से टिकट दिया गया है। और
लखीसराय से बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा को टिकट दिया गया है। सीटों का बंटवारा जिस तरह से किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह को बरहरा से बीजेपी का टिकट दिया गया है। बोधगया से हरि मांझी को टिकट दिया गया है। पहली सूची का लगातार इंतजार किया जा रहा था कि इस तरह से तस्वीर साफ होगी और कल ही तस्वीर साफ की गई। बाढ़ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को टिकट दिया गया है और मुंगेर से प्रमण कुमार यादव। तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें ये वो नाम है जिन्हें टिकट दिया गया है। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं विनोद। विनोद, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ आपसे विनोद मिश्रा कि बिहार की राजनीति लगातार दिलचस्प मोड़ ले रही है और जिस तरह से कल तस्वीर साफ की गई है, इस लिस्ट का बड़ा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। किस तरफ जिस तरह से नाम सूची में शामिल किए गए हैं वो इशारा करते हैं। खासतौर पे श्रेयसी सिंह की अगर बात की जाए तो जमुई से सांसद फिलहाल तो अभी चिराग पासवान हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं। इस समय दुनिया में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है, अगर इंटरनेशनली देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जो चुनाव है और बिहार का चुनाव है, कोरोना काल का, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और दोनों के चुनाव में साफ खास करके देश में तो काफी दिलचस्पी होती है। बिहार का चुनाव में देखें तो बिहार के चुनाव में हर बार एक राजनीतिक लकीर खींचने का बिहार को एक आप ये देखें कि एक प्रैक्टिस है। हर चुनाव में कोई ना कोई एक नया समीकरण और कोई ना कोई एक नया राजनीतिक जो लाइन है वो बिहार से खींची जाती है। इस बार का चुनाव में आप देखें कि इस बार का चुनाव में जब लोग सारी दुनिया इस बात के लिए आसक्ति थी कि चुनाव एक कोरोना काल में जहां इतने पॉजिटिव के केस बढ़ रहे हैं, देश में इतनी सारी चीजें निगेटिविटी में है, उस समय में इलेक्शन को लेके सारी पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं थी। आज बिहार में जब लोगों ने ये सपोर्ट किया, देखिए ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और ये फेस्टिवल को बिहार के लोगों ने हमेशा, कोई भी इलेक्शन हो, आप जब कभी देखें बिहार के इस इलेक्शन में लोगों ने जम के पार्टिसिपेट किया है और अपने हर पॉलिटिकल पार्टीज को एक मोरल सपोर्ट दिया। आप देखें कि बिहार में जो कल एक जेडीयू और बीजेपी की मुहर लग गई है फाइनल सीट के बंटवारे को लेके, ऐसे कम से कम बिहार में 4 बड़े गठबंधन हो रहे हैं। बिल्कुल। और जो बड़े गठबंधन है, जो महागठबंधन के नाम से महागठबंधन है, वो गठबंधन बिखर रहा है। ये सारे पॉलिटिकल इक्वेशन बिहार में बन रहे हैं। आपने नाम लिया कुछ कैंडिडेट का, तो मैं आपको ये बताऊं कि जब ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिहार में इस समय में सबसे ज्यादा वोटर्स जो है 60% वोटर्स यूथ है और अगर यूथ बिहार का वोटर्स है और अगर कोई वहां का प्रॉब्लम फेस करने वाला है तो यूथ ही है जो मैक्सिमम इस कोरोना काल में वापस आ गए हैं। प्रवासी बिहारी है या प्रवासी मजदूर है, जो बिहार में कई मजदूर टिक गए हैं जो जा नहीं पाए, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग वापस अपने काम पे जा रहे हैं। लेकिन यूथ जो है वो यूथ एक दिशा, और दिशा जो कहते हैं ना, दशा दिशा, वो राजनीतिक जो समीकरण है, उस राजनीतिक समीकरण का जो पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाई है अपने अपने खेमे में, सोशल इक्वेशंस को जिसको आप कह सकते हैं, उसको ये यूथ में पावर है। इसलिए सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने तरीके से यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, आप ये भी देखें कि गठबंधन में ही आप देखें 4-5 जो बड़े लीडर है वो सारे लीडर यूथ है। तो इसलिए यूथ को हर पॉलिटिकल पार्टीज मंत्रियों के टिकट कट रहे हैं और यूथ को टिकट मिल रहा है, ये एक बड़ी खास बात है। बिल्कुल। और जो युवा है वो क्या चाहता है? युवा चाहता है विकास और इसी विकास को लेकर ही वोट मांगने की कवायद की जाएगी। और सबसे अहम है, जिस महागठबंधन का लगातार जिक्र किया जा रहा है उसमें फूट पड़ती हुई पहले ही नजर आ गई। किस तरह से हम बात करें, जो विकासशील पार्टी है वो पहले ही उनसे अलग हो गई और कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई महागठबंधन। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा जी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार की राजनीति में लगातार जो है हम उठापटक देख रहे हैं, नए नए घटनाक्रम, नए नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। और वक्त आज अगर है तो लद्दाख के लेह हिल्स में आज काउंसिल के जो चुनाव है उसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है, उस पर बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह की 6ठी स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। अक्टूबर 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहला चुनाव है। कोरोना महामारी के दौरान भी ये पहला चुनाव होगा। लेह हिल काउंसिल में कुल 30 पार्षद हैं, जिसमें 26 मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं और 4 को नामित किया जाता है। लेह हिल काउंसिल का गठन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम 1995 के तहत किया गया था। 28 अगस्त 1995 को हुए पहले चुनाव के साथ ही काउंसिल अस्तित्व में आ गई थी। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ रमेश चंद्रा जुड़े हैं। रमेश, लेह में
जो कोरोना काल है उसको लेकर ये जो चुनाव कराना है ये अपने आप में चुनौती है और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जो है यहाँ पर चुनाव कराए जा रहे हैं। आज नामांकन का लेने का वापस लेने का आखिरी दिन है। किस तरह की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं वहां पर? आंचल, आज नामांकन वापस लेने के लिए आखिरी दिन है। अभी तक जो स्क्रूटनी के बाद 161 नॉमिनेशंस वैलिड पाया गया है और ये 26 जो 26 काउंसिल कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसके लिए नामांकन दिया हुआ है। आज से भारतीय जनता पार्टी का जो फाइनेंस मिनिस्टर MOS है वो आज कैंपेन शुरू करने जा रहा है। ये एक तरह पॉइंट है। दूसरा जो चैलेंजेस जो आप बात कर रहे थे वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे आपने अभी कहा था, कोविड महामारी के दौरान इलेक्शन कंडक्ट करना एक अपने आप में एक चैलेंज है। आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, कैंपेन में भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। ये सारी चीज़ें के लिए जिला प्रशासन जो इलेक्शन प्रशासन है वो तैयार हो चुका है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और वोटर्स के लिए दोनों के लिए SOPs भी जारी किया है जिला प्रशासन ने। DC सचिन कुमार लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं, पर ट्रेनिंग पे भी और जो कैंडिडेट्स के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। ये एक पार्ट है। दूसरे जो राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो ये यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख ये पहली इलेक्शन है। स्वाभाविक है जो सिटिंग काउंसिल जो बीजेपी के नेतृत्व में है वो चाहता है फिर से यूटी के बलबूत पे फिर से इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन इस बार थोड़ा जो कंपटीशन है वो तगड़ा है और नया एंट्रेंस भी है। आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन किया है कांग्रेस के साथ अब यहाँ पर इलेक्शंस में। बिल्कुल, और बिल्कुल ये जो दोनों ही कारण ही काफ़ी अहम है कि कोरोना काल के दौरान वहाँ चुनाव कराए जा रहे हैं, वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहला चुनाव होगा, तो किस तरह से नतीजे सामने आएंगे इस पर रहेगी सबकी नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे ले से साझा करने के लिए। तो आज के अगर दिन की बात की जाए, जिस तरह से हमने खबरों को लेकर आपके समक्ष हम रूबरू होकर आए, तो ये खबरें हमने एजेंडे के लिए चुनी ताकि ये पूरे दिन में किस तरह से डेवलप होती हैं हम उसको आपके लिए ट्रैक करते रहेंगे। तो आज का एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर रहेगा जारी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हर दिन बदलती दुनिया,